शहर की उन संकरी गलियों में जहां सूरज की किरणें भी रास्ता भूल जाती थीं, ऋषि का पुराना कमरा एक शांत टापू की तरह था। दीवारों पर जमी हुई सीलन और पुरानी किताबों की महक ने एक ऐसा माहौल बना रखा था जिसे समय शायद छूना भूल गया था। वो खिड़की के पास बैठा बाहर की हलचल को देख रहा था, पर उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। मेज पर रखी चाय अब ठंडी हो चुकी थी और उस पर एक पतली सी परत जम गई थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी यादों पर वक्त की धूल जमने लगी थी। उसने अपनी कलम उठाई, पर कागज के कोरेपन ने उसे एक अजीब सी चुनौती दी। उसे लगा कि शब्द उसके भीतर तो बहुत हैं, लेकिन वे बाहर आने के लिए सही रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। बाहर गलियों में बच्चों के शोर और फेरी वालों की आवाजों के बीच उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। वो सन्नाटा जो केवल तब महसूस होता है जब आप भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं। उसने सोचा कि क्या जिंदगी वाकई इतनी ही साधारण है या वो खुद उसे जटिल बना रहा है। बचपन के वे दिन जब आसमान छूने की चाहत थी, अब बस एक धुंधली तस्वीर बनकर रह गए थे। हवा का एक झोंका आया और मेज पर रखे पन्नों को फड़फड़ाने लगा, मानो वे पन्ने भी अपनी आजादी मांग रहे हों। ऋषि ने गहरी सांस ली और पहली पंक्ति लिखी, पर फिर उसे काट दिया। उसे लगा कि सच्चाई बयान करने के लिए केवल शब्द काफी नहीं होते, उनके पीछे की भावना का जिंदा होना जरूरी है। उस छोटे से कमरे में बंद होकर वो पूरी दुनिया को फिर से रचना चाहता था। एक ऐसी दुनिया जहां अधूरे सपनों की कोई जगह ना हो और जहां हर सवाल का एक जवाब हो। शाम ढलने लगी थी और आसमान का रंग गहरा नारंगी हो गया था, जिसे देखकर उसे अपने गांव की याद आ गई जहां शामें इतनी खामोश नहीं होती थीं। वहां की मिट्टी की खुशबू और लोगों की निस्वार्थ बातें अब महज एक ख्याल बनकर रह गई थी। उसने फिर से लिखना शुरू किया और इस बार उसकी कलम रुकी नहीं, वो चलती गई, मानो बरसों का बांध टूट गया हो। रात के उस सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती थी, ऋषि अपनी यादों के उस गलियारे में भटकता रहता जहां वक्त की रफ्तार ठहर सी गई थी। उस छोटे से कमरे में जलती हुई मध्यम रोशनी उसके साये को दीवार पर बड़ा और डरावना बना रही थी, पर उसे अब इन परछाइयों से डर नहीं लगता था। उसे तो उस चुप्पी से डर लगता था जो उसके भीतर घर कर गई थी। उसने खिड़की का पल्ला खोला तो ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, जिसमें गीली मिट्टी और रात की रानी के फूलों की महक घुली हुई थी। वो महक उसे बरसों पीछे उस पुराने पुश्तैनी मकान के आंगन में ले गई, जहां नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वो घंटों आसमान में तारों को गिना करता था। उन दिनों जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता था, पर अब उसे लगता था कि वो किताब कहीं खो गई है या शायद उसके पन्ने बिखर गए हैं। उसे याद आया कि कैसे उसकी दादी उसे कहानियां सुनाया करती थी। उन कहानियों में राजा रानी नहीं होते थे, बल्कि आम लोगों के संघर्ष और उनकी जीत के किस्से होते थे। वही किस्से अब ऋषि के दिमाग में गूंज रहे थे, मानो वे उसे कुछ याद दिलाना चाह रहे हों। वो कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर रखे कागजात को पलटने लगा। हर कागज पर कुछ अधूरा लिखा था, कुछ अधूरी ख्वाहिशें, कुछ आधे अधूरे वादे जो उसने खुद से किए थे। बाहर सड़क पर जलती पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक कुत्ता सो रहा था, बेखबर और शांत। ऋषि को उस कुत्ते की सादगी पर जलन हुई। उसने सोचा कि इंसान की बुद्धि ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो उसे वर्तमान में रहने ही नहीं देती। दिमाग हमेशा या तो बीते हुए कल के पछतावे में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में। इसी कशमकश में आज का हाथ से फिसल जाना तय है। उसने आंखें मूंद लीं और उस आवाज को सुनने की कोशिश की जो शहर के शोर के नीचे कहीं दब गई थी। वो आवाज ऋषि के अपने अस्तित्व की थी, जो उसे पुकार रही थी कि वो रुक जाए, एक गहरी सांस ले और बस महसूस करे कि वो जीवित है। कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी की टिक-टिक उसे समय के बीतने का एहसास करा रही थी, पर वो समय जो बीत रहा था, क्या वो वाकई कीमती था, या वो बस एक अंतहीन चक्र था जिसमें वो फंस चुका था। उसने अपनी उंगलियों से मेज की लकड़ी को छुआ। उस पर बनी लकीरें उसे अपने हाथों की रेखाओं जैसी लगी, उलझी हुई और रहस्यमयी। उसे महसूस हुआ कि हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, जिसे सुनाने का मौका सबको नहीं मिलता। कुछ कहानियां कागजों पर उतर आती हैं और कुछ आंखों के आंसुओं में बह जाती हैं। ऋषि नहीं चाहता था कि उसकी कहानी यूं ही गुमनाम रह जाए। उसने फिर से कलम पकड़ी और इस बार उसका हाथ कांपा नहीं। वो लिखने लगा उन गलियों के बारे में जहां वो भागा करता था, उस बारिश के बारे में जो मन की धूल धो देती थी, और उस पहले प्यार के बारे में जो कभी मुकम्मल ना हो सका पर जिसने उसे जीना सिखाया। अंधेरा गहराता जा रहा था, पर ऋषि के मन में एक उजाला होने लगा था। वो जानता था कि ये दास्तां महज शब्दों का मेल नहीं होगी, बल्कि उसके जीवन का निचोड़ होगी। जैसे जैसे शब्द कागज पर उतर रहे थे, उसे अपना बोझ हल्का होता महसूस हो रहा था। उसे लगने लगा कि वह अपनी ही कैद से आजाद हो रहा है। ऋषि लिखता गया, बिना ये सोचे कि कोई इसे पढ़ेगा या नहीं, क्योंकि ये लेखन किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद को तलाशने की एक प्रक्रिया थी। हवा का एक और झोंका आया और कमरे का पर्दा हिला, जैसे वो भी उसकी कहानी में शामिल होना चाहता हो। वो गांव की उन पगडंडियों को याद करने लगा जहां धूल उड़ती थी और हर चेहरा जाना पहचाना लगता था। यहाँ शहर में तो पड़ोसी को भी पड़ोसी की खबर नहीं होती। इस अलगाव ने ऋषि को अंदर से और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया था।
उसने अपनी कलम की नोक को देखा और उसे लगा कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है जो खामोशी को भी आवाज दे सकता है। रात के तीसरे पहर तक उसने लिखना जारी रखा, जहां नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और उसका मन एक नई ऊर्जा से भरा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि हर शब्द एक नई मंजिल की ओर कदम है। ये यात्रा लंबी थी, थका देने वाली थी, पर इसमें एक ऐसा सुकून था जो ऋषि ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पन्ने भरते जा रहे थे और उसके साथ ही उसके दिल का गुबार भी निकलता जा रहा था। उसे लगने लगा कि शायद यही उसका मकसद था, इसी दिन के लिए उसने इतना लंबा इंतजार किया था। रोशनी की एक पहली किरण जब खिड़की से भीतर आई तो ऋषि ने देखा कि उसकी मेज पन्नों से भरी पड़ी थी और वो अभी भी रुका नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी दास्तां की जो समय की सीमाओं को लांघने का दम रखती थी। ऋषि के मन में अब उन लोगों के चेहरे घूमने लगे जिनसे उसका गहरा रिश्ता था, पर वक्त के साथ सब धुंधले पड़ गए थे। उसने अपने पिता के कड़े अनुशासन और माँ की उस मीठी लोरी को याद किया जो उसे हर मुश्किल में सुकून देती थी। उसे लगा कि वो आज भी उसी छोटे से लड़के की तरह है जो दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान ढूंढ रहा है। कलम की स्याही और कागज की सफेदी के बीच ऋषि खुद को फिर से गढ़ रहा था। हर गुजरता पल उसे ये यकीन दिला रहा था कि उसकी आवाज में दम है। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर अब धीरे धीरे जाग रहा था। गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाजें और फिर से वही भागदौड़ शुरू होने वाली थी, लेकिन ऋषि के लिए इस बार कुछ अलग था। सूरज की तपिश जब ऋषि के कमरे के कोने कोने में फैलने लगी तो उसे समय का होश आया। उसके हाथ अब थोड़े थकने लगे थे, लेकिन दिमाग के भीतर विचारों का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी कुर्सी की पीठ से टिक कर बैठ गया। सामने बिखरे हुए पन्ने उसकी रातों की नींद और सालों की खामोशी का हिसाब मांग रहे थे। उसने गौर किया कि कैसे उसकी लिखावट पन्ने दर पन्ने बदलती जा रही थी। शुरुआत में जो अक्षर सधे हुए और डरे हुए थे, अब वे आजाद और थोड़े बेतरतीब हो गए थे, जैसे वे कागज की सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हों। ऋषि ने सोचा कि क्या इंसान की नियति भी इन अक्षरों जैसी ही होती है। हम शुरुआत तो बहुत कायदों और कानूनों के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे जीवन की कहानी आगे बढ़ती है, हम अपनी ही बनाई सीमाओं को लांघने लगते हैं। उसे अपने कॉलेज के वे दिन याद आए जब वो साहित्य की बड़ी बड़ी बातें किया करता था और उसे लगता था कि वो दुनिया बदल देगा। तब की जोश भरी बातें और आज की ये संजीदा खामोशी, इन दोनों के बीच जो फासला था वही उसकी असली कहानी थी। उसे वो पुराना कैफे याद आया जहां वो घंटों बैठकर राहगीरों को देखा करता था और उनके चेहरों पर उकेरी गई थकान और उम्मीद की लकीरों को पढ़ने की कोशिश करता था। ऋषि को महसूस हुआ कि उन अजनबियों के बीच भी वो खुद को ही तलाश रहा था। उसने फिर से कलम उठाई और उस शहर के बारे में लिखना शुरू किया जिसने उसे अपनाया तो था, पर कभी अपना होने का एहसास नहीं दिलाया। शहर की ऊंची इमारतें और चमकती रोशनी अक्सर उन छोटे छोटे सपनों को निगल जाती हैं जो किसी गांव की पगडंडी से चलकर यहाँ आते हैं। उसने लिखा कि कैसे उसने अपनी मासूमियत को इस कंक्रीट के जंगल में धीरे धीरे मरते हुए देखा था। हर शब्द के साथ उसे लगा कि वो उस दबी हुई चीख को आजाद कर रहा है जो बरसों से उसके सीने में दफन थी। कमरा अब काफी गर्म हो चुका था, लेकिन ऋषि को उस गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। वो तो उन बर्फीली यादों में खोया था जब वो अपने पिता के साथ पहाड़ों की सैर पर गया था और वहां की ठंडी हवा ने उसे पहली बार आजादी का असली मतलब समझाया था। वो आजादी जिसे वो अब पन्नों पर उतारने की कोशिश कर रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, ये डर कि कहीं वो सब कुछ लिखने से पहले ही थक न जाए। उसे अपनी माँ की उस पुरानी साड़ी की महक को याद किया जिसे वो अक्सर उदास होने पर महसूस करता था। उस महक में एक ऐसी सुरक्षा थी जो दुनिया के किसी भी मखमली बिस्तर में नहीं मिल सकती थी। जैसे जैसे दोपहर ढलने लगी और परछाइयां फिर से लंबी होने लगी, ऋषि की कहानी में नए मोड़ आने लगे। उसने उन लोगों के बारे में लिखा जिनसे वो कभी मिल नहीं पाया, पर जिनके वजूद ने उसे हमेशा प्रभावित किया। वो लिखता गया कि कैसे इंसान अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास कभी नहीं हो सकती, जबकि वो खजाना उसके भीतर ही छिपा होता है। स्याही की खाली होती शीशी उसे डरा रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी रूह को उस कागज पर निचोड़ना शुरू कर दिया था। उसे लगने लगा कि वो अब केवल एक लेखक नहीं रहा, बल्कि वो खुद एक किरदार बन चुका था जो अपनी ही कहानी के क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा था। ढलती हुई शाम की उस मटमैली रोशनी ने ऋषि के कमरे को एक रहस्यमयी रंग में रंग दिया था। उसने देखा कि मेज पर रखे पन्नों का ढेर अब एक ऊंचे टीले जैसा दिखने लगा था, पर ऋषि के भीतर की तड़प अभी शांत नहीं हुई थी। उसे महसूस हुआ कि जितनी गहराई में वो उतर रहा था, यादों के उतने ही नए दरवाजे खुलते जा रहे थे। उसने उन रातों का जिक्र करना शुरू किया जब वो सड़कों पर बिना किसी मंजिल के टहला करता था और बंद दुकानों के शटरों के पीछे छिपी खामोशी से बातें करता था। उसने लिखा कि कैसे वक्त ने उसे एक ऐसे इंसान में तब्दील कर दिया था जिसे वो खुद भी पूरी तरह पहचान नहीं पा रहा था। ऋषि की कलम अब कागज पर तेजी से दौड़ रही थी, मानो वो किसी अदृश्य दौड़ में शामिल हो।
उसने अपने उन दोस्तों के बारे में लिखा जो कभी उसकी दुनिया का केंद्र हुआ करते थे, पर अब वे सोशल मीडिया की प्रोफाइल तस्वीरों तक सिमट कर रह गए थे। उन रिश्तों की गर्माहट और आज की इस ठंडी औपचारिकता के बीच का अंतर उसे बुरी तरह कचोट रहा था। उसने सवाल किया कि क्या तरक्की का मतलब अपनों से दूर हो जाना है? क्या कामयाबी की कीमत हमेशा अकेलापन ही होती है? जैसे जैसे रात फिर से अपने पैर पसारने लगी, ऋषि को अपने शरीर में एक अजीब सी थकावट महसूस हुई, लेकिन उसका मन पहले से कहीं अधिक जागृत था। उसने उस पुराने नीम के पेड़ का जिक्र किया जो उसके गांव के घर के बाहर खड़ा था। वो पेड़ केवल एक वनस्पति नहीं था, बल्कि उसके दादाजी की यादों का जीवित गवाह था। उसने लिखा कि कैसे उस पेड़ की छांव में बैठकर उसने जिंदगी के सबसे बड़े सबक सीखे थे। धैर्य, दृढ़ता और दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के कुछ देने की भावना। उसे याद आया कि जब वो शहर आ रहा था तो उसे लगा था कि वो अपनी जड़ों से कट रहा है, और आज इतने सालों बाद उसे एहसास हुआ कि जड़ें तो इंसान के भीतर होती हैं, वे किसी जमीन की मोहताज नहीं होती। ऋषि की स्याही अब खत्म होने को थी, पर उसने अपनी अंतिम ऊर्जा बटोरी। उसने उस डर के बारे में लिखा जो हर इंसान को भीतर ही भीतर खाए जाता है, अस्तित्व के मिट जाने का डर। उसने स्वीकार किया कि वो भी इसी डर का शिकार था, और शायद इसीलिए वो ये लंबी दास्तान लिख रहा था, ताकि उसके जाने के बाद भी उसके शब्द किसी की रूह को छू सके। उसने लिखा कि मौत अंत नहीं है, बल्कि शब्दों के माध्यम से अमर होने का एक रास्ता है। रात के सन्नाटे में उसे अपने दिल की धड़कन स्पष्ट सुनाई दे रही थी, और उसे लगा कि हर धड़कन एक नए शब्द को जन्म दे रही है। रात के अंतिम पहर में जब ओस की बूंदें खिड़की के कांच पर जमने लगी थीं, ऋषि ने अपने जीवन के सबसे कठिन अध्याय को लिखना शुरू किया, खुद को माफ करने का अध्याय। उसने उन सभी गलतियों और पछतावों को कागज पर उकेरा जिन्हें वो बरसों से अपने सीने में दबाए बैठा था। जैसे ही वे शब्द बाहर आए, उसे लगा कि उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। अब उसके सामने रखे पन्ने केवल कागज नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा का दर्पण थे। उसने महसूस किया कि वो अब उस पुराने ऋषि से बहुत अलग है, जिसने कल सुबह पहली पंक्ति लिखी थी। ये लेखन उसके लिए एक पुनर्जन्म जैसा था। उसकी उंगलियां अब सूज गई थीं और आंखें भारी हो रही थीं, पर उसका संकल्प हिमालय जैसा अडिग था। उसने अपनी कलम को फिर से कागज पर रखा और उन आने वाले कल के सपनों को बुनना शुरू किया, जो अभी तक देखे नहीं गए थे। उसने लिखा कि उम्मीद कभी नहीं मरती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। हर ढलती हुई रात एक नए सूरज का वादा लेकर आती है, और उसी वादे के साथ ऋषि की कलम अंतिम पन्नों की ओर बढ़ने लगी, जहां उसकी व्यथा अब एक महाकाव्य का रूप ले चुकी थी। सूरज की बढ़ती तपिश अब कमरे में फैलने लगी थी, पर ऋषि की कलम की रफ्तार कम नहीं हुई। उसे बस ये पता था कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, चाहे रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो।